हेलो एवरीवन। अपना सब्जेक्ट था डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें हमने फील्ड क्रॉप की डिजीज के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके थे और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अपनी चल रही थी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अपने बनाना की क्रॉप हो चुकी थी और उसके आगे पपाया और गवावा की क्रॉप अपनी चल रही थी। गवावा और पपाया में अपने कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जैसे विल्ट के बारे में पढ़ चुके थे। गवावा विल्ट किस वजह से होता है, फ्यूजेरियम उसको करती है, उसके कौन कौन से कॉमन सिम्टम है और किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, इस इन सब के बारे में अपने पढ़ चुके थे डिटेल से। ठीक है। और पपाया में अपने रिंग स्पॉट और लीफ कर्ल के बारे में पढ़ चुके थे। दोनों ही वायरल डिजीज थी, वायरस से कोज होती है, दोनों ही कॉमन से इनके सिम्टम थे वो देख चुके थे। आज अपने बात करते हैं सबसे पहले पपाया की नेक्स्ट डिजीज। ठीक है, जो कि एक फंगल डिजीज है। ठीक है, पहले अपने जो दो डिजीज थी रिंग स्पॉट एंड लीफ कर्ल, दोनों ही वायरल डिजीज थी। आज अपने फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका नाम क्या है? फुट रोट। ठीक है, फुट रोट ऑफ पपाया बोल दिया जाता है, या फिर कोलर रोट बोल दिया जाता है, या फिर रूट रोट बोल दिया जाता है। इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर रोट वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, फिर चाहे अगर फुट रोट लगा दिया या फिर कोलर रोट लगा दिया या रूट रोट लगा दिया तो एक ही बात है। ठीक है, अगर रोट लिखा हुआ आ जाता है तो वो एक ही डिजीज की बात कर रहा है पपाया के अंदर। और रोट होता क्या है उसके बारे में मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि रोटिंग होती क्या है। एक टाइप की क्या होता है, सड़न, सड़न होना पौधे के अंदर। ठीक है, गल जाता है, सड़ जाता है। जैसे अपने देखते हैं ना बहुत सारे फ्रूट किस तरह से सड़ जाते हैं, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि सड़न हो जाती है प्लांट के अंदर। और किस वजह से होती है वो सड़न? कि एक टाइप की फंगस होती है जो कि प्लांट के ऊपर जाके सबसे पहले वो जैसे प्लांट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, उधर नेक्रोसिस कर देती है। ठीक है, जैसे ये कोई प्लांट था, इसके ऊपर इसने अटैक किया फंगस ने, तो यहाँ क्या किया इसने कि इधर मतलब इन्फेक्शन उसका स्टार्ट हुआ तो इसने क्या किया, वहां पे नेक्रोसिस कर दिया, मतलब इसके जो सेल्स एंड टिश्यूज थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इनकी डेथ होने के बाद क्या होगा, वहां पे स्पॉट पड़ जाएगा, लीजन पड़ जाएगा, धब्बा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वाटर शॉक लीजन पड़ेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से पूरे जो सेल्स एंड टिश्यू है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो इधर का पार्ट था जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था वो पूरी तरह से सड़ जाता है या फिर गल जाता है। इसके बाद में इसका कॉमन सिम्टम क्या आता है कि ये मतलब फंगस का अटैक ज्यादा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये प्लांट है तो वो टूट के और नीचे गिर जाता है। ठीक है, टोपल टोपल डाउन भी इसको बोल दिया जाता है कि टूट के प्लांट का नीचे गिरना। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रोटिंग बोला जाता है। ठीक है, या फिर सडन। फुट रोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट का, ये जैसे आपका प्लांट है, ये कोई भी प्लांट है, ये इसका स्टेम है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलर कोलर रीजन किसको बोलते हैं, जैसे ये इसकी रूट है प्लांट की, ये स्टेम रीजन है। ठीक है, तो वो रीजन जहाँ पे जो स्टेम के साथ जिस जगह से रूट जुड़ी हुई रहती है, तो उस रीजन को अपने क्या बोलते हैं, कोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो उस रीजन पे क्या होगा कि यहाँ से इस फंगस का जैसे अटैक हुआ तो यहाँ से पूरा जो पार्ट है प्लांट का वो डैमेज हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, प्लांट टूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, कोलर रोड बोल दिया जाता है। ठीक है, और फुट रोड भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फुट रीजन होता है, इस पे होगा अटैक। ठीक है, और इसके बाद में जैसे मतलब लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि रूट पे भी डिजीज फैलेगी। ठीक है, वो रूट क्या होगा, पूरी तरह से डैमेज हो जाती है इसकी। ठीक है, तो इसलिए इसको रूट रोड भी बोला जाता है। तो इन तीनों में से आपको कोई भी नाम दे दिया जाएगा, फुट रोड, कोलर रोड, रूट रोड, तो एक ही चीज है वो। ठीक है, रोटिंग होती किस वजह से, फंगस कोज करेगा इसमें। और उसका दूसरा जैसे हिंदी में अगर नाम बोलो तो उसको सड़न बोल दिया जाता है, डिग्रेडेशन होना एक टाइप का, सड़न होना प्लांट के ऊपर। ठीक है, जो मतलब कि इसके सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं उनकी पूरी तरह से डेथ होना। तो इसके बाद में जैसे डिजीज आगे फैलेगी तो पूरी तरह से प्लांट को लॉस कर देती है, प्लांट की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन सी चीजें आपको बता दी। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आएगा इसका कोजल एजेंट। तो अब इसका कोजल एजेंट क्या होता है, पीथियम एफेनिडर्मेटम। ठीक है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, जिसका दूसरा नाम दूसरी जो कॉमन डिजीज क्या कोज करती है, ये डैम्पिंग ऑफ करती है। ठीक है,
तो अगर बाय चांस आपको इन केस अगर डैम्पिंग ऑफ भी दे दिया जाता है इसका नाम, तो भी इसमें फुट रोड के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं भी नोट कर लो। डैम्पिंग ऑफ होता है वो भी पीथीएम की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो आप। इसका अपोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, पीथियम एफेनिडर्मेटम, जो कि कौन सी क्लास की फंगस है, ओमाइसिटीज की फंगस है, ठीक है। ओमाइसिटीज की फंगस है, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो सेक्सुअल स्पोर होंगे वो ऊ स्पोर होते हैं, और ए सेक्सुअल स्पोर इसमें कौन से बनेंगे, जू स्पोर बनते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं जू स्पोर, ठीक है। इसमें कॉमन सी चीज ये पूछ लेते हैं बहुत बार, तो ये देख लेना आप। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, जो पीथियम है, पीथियम एफेनिडर्मेटम है, ठीक है, जो कि कैसी फंगस है, सोइल बोर्न फंगस है, ठीक है। जो इसके ऊ स्पोर रहते हैं वो सोइल के अंदर पड़े रहते हैं, और नेक्स्ट जैसे उसका सीजन आता है तो वो सोइल के थ्रू प्लांट तक पहुंचते हैं, और वहां पे क्या करेंगे, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं प्लांट को, ठीक है। और ये कौन सी क्लास का सदस्य है, जो पीथियम है, ये ओमाइसिटीज का है, ठीक है। जिसका कॉमन जिसको मतलब कि दूसरा नाम इसको वाटर मोल्ड भी बोल दिया जाता है, इसका कॉमन नेम है वाटर मोल्ड। जो ओमाइसिटीज की जो फंगस रहती है उनको वाटर मोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका कॉमन सिम्टम क्या होगा, कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होता है, मतलब ऊस्पोर के द्वारा होगा, और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा, जूस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन सी चीजें हैं। और ऊस्पोर कैसे बनते हैं, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के मैचिंग होता है, जब एंथ्रीडियम और ऊगोनियम मिलके और ऊस्पोर बनाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी एक दो चीजें हैं, वो आप ध्यान रख लेना। वैसे इटियोलॉजी की बातें हैं, मैंने इसको कॉमन सा आपको बता दिया। बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ओमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं। तो इसमें सेक्सुअल स्पोर क्या रहेंगे, ऊ स्पोर रहेंगे, और एसेक्सुअल स्पोर कौन से रहेंगे, जू स्पोर बनते हैं, ठीक है। और एक सोइल बोर्न फंगस है, इसके जो ऊ स्पोर रहते हैं वो सोइल में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, आप इनको ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, होस्ट, कि पीथियम के और कौन कौन से होस्ट है जिनके ऊपर ये अटैक करती है। तो इसकी वाइड होस्ट रेंज होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्लांट्स के ऊपर ये अटैक करता है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक पपाया पे भी करेगा, बाकी मतलब बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स है, अदर जैसे फ्रूट प्लांट है, उनपे भी इसका अटैक होता है। तो इसकी वाइड होस्ट रेंज है, ठीक है। जैसे बीट हो गया, और पेपर्स हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, कुकर बीट्स हो गया, कॉटन हो गया, टफ ग्रासेस हो गया। तो ऐसी बहुत सारी अदर क्रॉप है जिनके ऊपर इसका अटैक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या चीजें आती हैं, इट इज ए मेजर कोज ऑफ रूट रोट इन पपाया प्रोडक्शन इन सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब कि पपाया के अंदर रूट रोट का भी इसके अंदर मतलब मेन रोल रहता है, कि ये रूट रोट कोज करेगा पपाया के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है पपाया के प्लांट के ऊपर। लगभग मतलब 70 to 80% लॉस ये कर देता है, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट को खत्म कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगर प्लांट टूट के नीचे ही गिर गया तो उसके बाद में उसके ऊपर क्या, तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट भी डैमेज हो गया एक टाइप से, तो प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके सिम्टम्स, कि इसके कौन कौन से मेनली सिम्टम शो करता है ये। तो इसमें सबसे पहले इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखना हर एक चीज को। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कि वाटर सोक लीजन बनते हैं स्टेम के ऊपर, ठीक है, स्टेम के ऊपर लीजन बने। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, कि मतलब कि वो लीजन है, जो पैचेस उसके ऊपर पड़ते हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे, मतलब वो धब्बे हैं वो, और उनका साइज जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और धीरे धीरे क्या होता है कि गडलिंग होने लग जाएगी स्टेम की। गडलिंग मतलब क्या होता है, रोटिंग होना। जैसे इसमें आप देख रहे हो, ये इमेज में आप देख सकते हो इधर, मतलब किस तरह से फंगस का अटैक हुआ है, और इसको क्या बोल दिया जाता है, गडलिंग हो गया, मतलब रोटिंग होना। एक तरह से क्या होता है कि सड़न होने लग जाती है, और जो ऊपर की इसकी छाल होती है वो डैमेज हो जाती है, और वो हट जाती है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, कि जो स्टेम स्टेम होता है, तो स्टेम बिकम ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, स्टेम जो है वो ऐसे टूट फूट जाता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे दरारें सी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है मेन, कि इफ रिमूव द बाग प्लांट शोज हनी कॉम्ब अपीयरेंस। अगर अपने इसकी बाग को मतलब कि इसकी छाल को अगर रिमूव करके देखेंगे, तो इसके अंदर क्या है, हनी कॉम्ब अपीयरेंस अपीयरेंस दिखती है। तो हनी कॉम्ब का अगर नाम आता है, तो आप मतलब इसमें तो शायद ही मैंने मेंशन किया है,
लेकिन आप अलग से लिख लो उसको कहीं भी पेपर में, कॉपी में, कि हनीकॉम्ब जो है वो किसमें दिखता है, तो वो पपाया के फ्रूट ऑफ पपाया के अंदर दिखता है। और हनीकॉम्ब होता क्या है कि फंगस की इस तरह से स्ट्रक्चर बनना, जैसे मतलब ये एक आपका स्टेम रहेगा, इसके अंदर क्या होगा कि फंगस इस तरह से पूरी तरह से इसे जाल बना लेता है, ठीक है। तो ये जाल बना लेगा पूरी तरह से, जिसको क्या बोल दिया जाता है, मधुमक्खी के जाल जैसे इसका मतलब फंगस का जाल रहेगा। अगर अपने स्टेम का पोर्शन, इसकी जो छाल होती है उसको अगर हटा के देखते हैं तो उसमें मधुमक्खी के जाल जैसा वो अंदर की स्ट्रक्चर दिखती है, तो उसी को हनीकॉम्ब अपीयरेंस बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार इसमें एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि हनीकॉम्ब जो अपीयरेंस होती है वो कौन सी डिजीज में दिखती है। एक मिनट। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, जिसका एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कौन सी डिजीज के अंदर शो करता है, तो पपाया के फुट रोड में बनती है, ठीक है। और ये होती कैसी है, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के जाल जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें अगर अपने जो स्टेम पोर्शन होता है उसकी अगर छाल को अगर हटा के देखा जाता है तो उसके अंदर जो फंगस की जो स्ट्रक्चर होती है, वो उसका जो माइसीलियम रहता है वो इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऐसे मधुमक्खी का जिस तरह से छाता रहता है उस तरह से इसमें स्ट्रक्चर बनेगी, जैसा इसमें आप देख सकते हो। तो उसी को क्या बोला जाता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें मेन इसका सिम्टम है और इम्पोर्टेंट सिम्टम है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि जो रूट पोर्शन होता है, ठीक है, उसकी भी रोटिंग और डिस्ट्रॉइंग हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से रूट होती है वो खत्म हो जाएगी, और रूट के अंदर जो इन्फेक्शन होगा तो पूरी तरह से रूट खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि प्लांट होता है वो इसमें मतलब कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इधर मतलब ज्यादा डैमेज हुआ है, तो इधर इसने पूरी तरह से जो प्लांट के सेल्स एंड टिश्यूज थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। तो प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि वो खड़ा रह पाए, तो उसके बाद क्या होगा लेटर स्टेजेस में कि प्लांट ऐसे टूट के नीचे गिर जाता है, उसका जो स्टेम होता है वो रूट से अलग होके इस तरह से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जो जिसको क्या बोला जाता है, टोपल डाउन बोल दिया जाता है, ठीक है, कि प्लांट का गिरना, ठीक है। और प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इसके मेन मेन सिम्टम्स रहेंगे, एक बार अब दोबारा से इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, Pythium aphanidermatum is responsible for pre and post emergence damping off, इसमें डैम्पिंग ऑफ करता है, प्री डैम्पिंग ऑफ होती है और पोस्ट होती है। प्री कब होगी, मतलब जब प्लांट बिल्कुल छोटा होता है, जब जर्मिनेशन इसका होता है, या फिर नर्सरी का बोल सकते हैं अपने, कि उस टाइम में ये डिजीज करेगा, ठीक है। और पोस्ट में कब होगा, जब प्लांट जो मैच्योर प्लांट होता है तब ये अगर डिजीज करता है तो उसको पोस्ट डैम्पिंग ऑफ बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ इज व्हेन द सीड इज इन्फेक्टेड प्रायर टू जर्मिनेशन, मतलब कि जब सीड का जर्मिनेशन हुआ होता है, प्लांट बहुत छोटा रहता है, उस टाइम में अगर डिजीज हो जाती है तो उसको प्री इमरजेंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, दिस कैन रिजल्ट इन पुअर और नो जर्मिनेशन, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर या तो जर्मिनेशन उसका होता ही नहीं है प्लांट का, और अगर हो जाता है तो पुअर जर्मिनेशन, क्योंकि प्लांट है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और ब्राउन कलर का दिखने लग जाता है और उसमें रोटिंग हो जाती है सीड की, पूरी तरह से जो सीड है वो उसकी सड़न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ टेक प्लेस आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है, एंड रिजल्ट्स इन ए थिनिंग वाटर सोक स्टेम नियर द प्लांट कॉलर, ये मैंने आपको समझा दिया था कि कॉलर रीजन पे वाटर सोक लीजन बनेंगे, फिर वो उनका साइज होता है जो इंक्रीज होने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या करता है पूरे प्लांट में फैलने लग जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या होगा, पीथियम एफेनिडर्मेटम कैन आल्सो कॉज रूट रोट, रूट रोट भी करता है, रूट जो पोर्शन होता है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ रूट रोट इंक्लूड स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है, जो प्लांट होता है वो भुना रह जाएगा, ठीक है। क्लोरेटिक लीव, जो लीव्स रहती है उसके ऊपर एक टाइप से क्लोरोसिस हो जाता है, येलो ग्रीन कलर की ऐसे पैचेस से बन जाएंगे, ठीक है, जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लग जाएंगी। और नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि लीफ जो है वो सूख के नीचे गिरने लग जाती है और विल्टिंग हो जाती है, मतलब पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और पूरी तरह से पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम है रूट रोट के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का बनना, ठीक है।
तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ सिम्टम्स में, आप लिख लीजिए कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किस में बनती है, पपाया के फुट रोट में बनती है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, डिजीज साइकिल। तो सब डिजीज साइकिल से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, कि जो कंडीशन जो पैथोजन को फेवर करती है डिजीज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा कि वाटर लॉग कंडीशन हो जाती है, जैसे प्लांट के अंदर मतलब अपने फील्ड के अंदर अगर पानी भरा रह जाता है बहुत बार, तो क्या होगा अगर पानी भर जाता है फील्ड में, तो उस टाइम ज्यादा डैम्पिंग ऑफ होती है, ठीक है। तो अगर पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वाटर का आपके फील्ड में, तो ये डिजीज ज्यादा फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है 34 डिग्री सेल्सियस इसको आगे इन्फेक्शन करने के लिए, ठीक है। 34 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज्यादा का टेम्परेचर अगर रहेगा तो ये ज्यादा कोज करती है, ठीक है, डिजीज को। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सेसिव रेन, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाती है तो उस टाइम में भी इस डिजीज का प्रकोप ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, अब डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल में क्या होगा, सिंपल सी चीजें आपको मैंने बताया हुआ है कि दो चीजें ध्यान में रखा करो डिजीज साइकिल में, कौन सा प्राइमरी इनोकुलम क्या है इसका, और नेक्स्ट इसका सेकेंडरी इनोकुलम क्या है, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम का पता रहेगा तो उसके बाद में आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो डिजीज साइकिल को, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्राइमरी इनोकुलम, मतलब कि जो सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा, तो वो स्पोर इन्फेक्शन करता है, ठीक है। स्पोर मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल स्पोर होता है जो कि सोइल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पीथियम फेनिडमेटम सर्वाइव इन सोइल एज ऊस्पोर के रूप में सर्वाइव करेगी हाइफी एंड और स्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसके जो ऊस्पोर रहते हैं वो सोइल में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आगे क्या करेंगे, प्लांट के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो जर्म ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेशन कर देंगे आगे और इन्फेक्ट द प्लांट डायरेक्टली प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इफ द इन्वायरमेंट इज फेवरेबल द oospore में प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, अगर मतलब कि फेवरेबल इन्वायरमेंट इनको मिल जाता है तो ये स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस कर देंगे, और जो कि कैसे होते हैं, मोटाइल रहते हैं, बाई फ्लैजिलेट रहते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि फ्लैजिला होती है वो डबल फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है, और फिर आगे क्या बनता है, जूस पोर बन जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज रखना, जो याद रखना कि जो जूस पोर होते हैं वो, जैसे मतलब ये ऊस पोर था, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे इस तरह से वेसाइकल बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जूस पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस तरह से ये जूस पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि मोटाइल रहते हैं, ठीक है। और फिर ये मतलब कि जो ऊपर की जो सरफेस है ये फट जाती है, फिर ये जूस पोर होते हैं वो बाहर निकलेंगे, और फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि नेक्स्ट जो इन्फेक्शन करते हैं दूसरे प्लांट में, तो वो जूस पोर के थ्रू होगा, और वो आगे पहुंचते कैसे हैं दूसरे प्लांट्स पे, तो या तो मतलब कि बरसात आ जाए या फिर इरिगेशन वाटर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ हो गई इसमें इंपॉर्टेंट डिजीज साइकिल में। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, दिस इन्फेक्शन कैन अकर ऑन सीड विच कैन रोट, मतलब कि अगर सीड में इन्फेक्शन इसका हो जाता है तो रोटिंग हो जाएगी सीड की, ठीक है। और इसमें मतलब कि अर्ली स्टेज में अगर हो रहा है सीड के अंदर तो रोटिंग हो जाएगी, और इससे जो सीडलिंग बनती है वो वीक होगी या फिर बनती नहीं है, या तो इसकी सीडलिंग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, या फिर जो सीडलिंग है उसका वो बन ही नहीं पाती है, सीड का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इफ इट इज इन्फेक्टेड द रूट ऑफ द सीडलिंग द माइसीलियम विल ग्रो थ्रू आउट द प्लांट टिश्यू, मतलब कि अगर इसने रूट के अंदर इन्फेक्शन कर दिया है तो वो माइसीलियम जो है फंगस का वो प्लांट टिश्यू के अंदर भी फैल जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है तो उसके आगे उसके साथ साथ क्या होगा कि ये फंगस है इसकी भी ग्रोथ होती जाएगी, और ये पूरे प्लांट में फैल जाती है, ठीक है। और आगे और इन्फेक्शन करती रहती है, ठीक है। रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम विल ब्रेक डाउन द प्लांट सेल वॉल, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि डिग्रेडेशन कर देता है, कि बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिससे जो सेल है तो उनका डिग्रेडेशन हो जाती है, वो जो सेल्स टिश्यू प्रेजेंट है प्लांट के अंदर तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई है, तो प्लांट क्या होगा कि अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, पैथोजेंस टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स effectively killing the plant over time, तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट पूरी तरह से
मर जाते हैं, ठीक है। पीथियम पेनिडर्मेटम इज ए पॉलीसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज है, पूरे सीजन भर जलती है, ठीक है। तो ये इसका डिजीज साइकिल हो गया, ठीक है। तो इसके डिजीज साइकिल में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी। सबसे पहले तो इसका जो प्राइमरी इनोकुलम है, तो वो इसका क्या होगा कि जूस स्पोर बनते हैं जो कि सोइल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी इनोकुलम हो गया। तो सेकेंडरी किसके थ्रू होता है, इसमें जूस स्पोर बनेंगे और किसके थ्रू आगे ट्रांसफर होते हैं, तो वो इरिगेशन वाटर के थ्रू आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे मतलब कि सिंचाई कर रही है या फिर वर्षा आ जाती है, जैसे बरसात हो जाती है फील्ड के अंदर, तो उसके थ्रू एक प्लांट से वो दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल रहेगा और इसको आप आगे ग्रो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसकी फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी रहेंगी, तो उसी का उल्टा अपने क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी फेवरेबल कंडीशन में कि सोइल के अंदर जैसे पानी भरा रहता है, कि पानी का जो वाटर लॉग जैसे कंडीशन आ जाती है कि पानी भर जाता है फील्ड में, तो उससे डिजीज ज्यादा फैलती है। तो अपने को क्या करना चाहिए कि खेत में पानी नहीं भरने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करना चाहिए कि सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए थायराम और कैप्टान से, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट विद थायराम और कैप्टान कितनी डोज रहेगी, 0.2% के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, सेवरल कल्चरल प्रैक्टिस, कल्चरल मैनेजमेंट भी किया जाता है, जिससे कि अपने जो डिजीज आ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है, जैसे मतलब कि सिंचाई अगर कर रहे हैं खेत में तो उसका सही से करना चाहिए, ऐसे जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, या कुछ ऐसे मेथड अपनाने चाहिए जिससे इफेक्टिवली अपने फील्ड के अंदर सिंचाई भी हो जाए और जो पैथोजन है वो आगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी नहीं पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, द पैथोजन थ्राइव्स इन मोस्ट मोइस्ट एनवायरनमेंट, जैसे मतलब कि इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए रहती है, ठीक है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम बिल्ड अप इन द प्लांट मीडिया। तो जिससे मतलब कि ज्यादा, अगर ये मैंने आपको बताया था कि सोइल के अंदर वाटर लॉग कंडीशन आ जाती है, ज्यादा पानी का अगर भरा हुआ रहता है सोइल के अंदर अपने फील्ड के अंदर, तो ज्यादा डिजीज फैलेगी, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है जो कि अपने फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर जो मतलब कि उनको जला देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन का मैंने बता दिया था कि ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि आपने मतलब कि जिस जगह पे जैसे प्लांट लगा हुआ था, ठीक है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, वहां पे अगर अटैक हो गया उस फंगस का, तो क्या करना चाहिए कि उस प्लांट को जैसे उखाड़ के और अपने खत्म कर दिया था, ठीक है, तो उसी जगह पे दोबारा रीप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए पपाया की, ठीक है। उसी साइड पे उसी जगह पे दोबारा प्लांट नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे आपने प्लांट लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे पहले से फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट थे, तो वो आगे दोबारा से इन्फेक्शन कर देंगे और प्लांट को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो रीप्लांटिंग इसकी नहीं करनी चाहिए सेम साइड पे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बता दिया। और सोइल ड्रेंचिंग करनी चाहिए, किससे, बोर्डेक्स मिक्सचर से या फिर सीओसी से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैप्टन यूज कर सकते हो या फिर टॉक्सिन यूज कर सकते हो, कुछ केमिकल्स हैं जो कि आगे मतलब कि डिजीज को फैलने से आप रोक सकते हो, ठीक है। सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, बोर्डेक्स मिक्सचर हो गया, इनसे आप क्या करना चाहिए, ड्रेंचिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रेंचिंग के बारे में आपको पता है सबको कि प्लांट्स जैसे रहते हैं तो उनके आसपास खाई खोद के उसके अंदर केमिकल का जो अपने घोल बनाए है उसको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि रूट जोन के अंदर जो फंगस का अटैक हुआ हुआ है, तो वो केमिकल क्या करेगा, उसको फंगस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ड्रेंचिंग के अंदर। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है रूट रोग या फिर फुट रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसके सिम्टम आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसी में कौन सी डिजीज आएगी, पपाया रूट नोट निमेटोड। बहुत इजी डिजीज है, सिंपल सी डिजीज है। इसमें आपको एक दो चीजें बस ध्यान में रखनी है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। पपाया एक रूट रोट और रूट नोट में आप कंफ्यूज मत होना, अगर नोट आ रहा है वहां पे लिखा हुआ तो मतलब क्या होगा कि निमेटोड से जो डिजीज हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
और अगर रोट आएगा तो क्या होगा कि फंगस के थ्रू जो डिजीज हो रही है, रोटिंग या फिर सड़न जो होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना। रूट नोट क्या होता है, निमेटोड के थ्रू डिजीज होती है, और रूट रोट किससे होगी, फंगस के थ्रू होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि पपाया रूट नोट निमेटोड, ठीक है। तो रूट नोट क्यों बोला जाता है इसमें, कि नोट क्यों बोलेंगे, गाल फॉर्मेशन होना, गाल फॉर्मेशन या फिर गांठे जो बना देता है, ठीक है, गाल फॉर्मेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ, गाल फॉर्मेशन। जैसा आप ये देख रहे हो, ये क्या करता है, ये एक ऐसा निमेटोड होता है जो कि प्लांट की जड़ों के अंदर गांठे बना देता है। ये दिख रहा है आपको, गाल का फॉर्मेशन कर देगा, गांठे बना देगा। और ये गांठे बनती किस किस वजह से है। अब दो टर्म्स आती है पैथोलॉजी में कॉमन सी, आपको पता ही है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, कि नंबर ऑफ सेल्स और सेल साइज के अंदर इंक्रीज हो जाता है जब सेल का साइज या फिर नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि रूट के अंदर क्या होगी, गांठें बन जाएगी, ठीक है। तो जिससे प्लांट है वो पूरी तरह से इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, और जिससे प्लांट है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, प्लांट वो है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट के अंदर विल्टिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉमन सी चीजें हैं, आप बस इनको ध्यान में रखना, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। गाल का नोट का अगर नोट वहां पे वर्ड आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, नोट मतलब होता क्या है, गांठ लगना, गांठ को ही क्या बोला जाता है, नोट बोला जाता है, ठीक है। तो नोट लग जाती है या फिर गांठ का फॉर्मेशन होना, जिसको दूसरा वर्ड ये बोल दिया जाता है, गाल फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो बनती किस वजह से है, कि हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसकी वजह से बनेंगी, ठीक है। तो इसमें निमेटोड सबसे पहले देखते हैं कि निमेटोड होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से निमेटोड्स होंगे, दो निमेटोड्स रहते हैं। फर्स्ट कौन सा है, मेलियोडिगाइनी इनकोग्निटा, और दूसरा कौन सा है, रोटिलेंकुलस रेनिफोर्मिस, ठीक है। तो इनका नाम आप याद कर लेना। जो मतलब कि अगर रूट नोट निमेटोड की बात हो रही है तो ज्यादा किसकी बात करते हैं, मेलियोडिगाइनी रूट नोट करता है। तो जहां भी आ जाए आपके मतलब 1 मार्क्स के अंदर ये ज्यादा पूछते हैं, आपके बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं देंगे आपको। तो 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट नोट निमेटोड कौन सा है, तो वो क्या रहेगा, मेलियोडिगाइनी इनकोग्निटा, ठीक है। और या फिर दूसरा कौन सा है, रोटिलेंकुलस रेनिफोर्मिस, ठीक है। तो ये दोनों निमेटोड्स के बारे में आप देख लेना। इसके सबसे पहले नेक्स्ट अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, इंजरी ऑन रूट्स हेल्प इन फंगस अटैक। तो ये क्या करता है कि रूट जो पोर्शन रहता है प्लांट की, जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उसके अंदर निमेटोड कैसे इन्फेक्शन करता है। तो ये अंदर मतलब कि ये जो मतलब कि प्लांट की रूट होती है उसके अंदर एंट्री ले लेता है, यहाँ पे घाव कर देगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि ये निमेटोड तो डैमेज करेगा, सो करेगा, तो साथ में जो दूसरे फंगस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं, अदर पैथोजन रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि वहां जैसे घाव पड़ा हुआ है तो वहां क्या होगा कि उनको एंट्री लेने के लिए जगह बन जाती है, कि जिसके थ्रू वो भी एंट्री ले लेते हैं। कि निमेटोड तो प्लांट के अंदर घुसेगा तो घुसेगा ही, बट उसके साथ साथ अदर जो पैथोजन है जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वो भी अंदर इसके साथ में घुस जाएंगे और वो भी डिजीज करने लग जाते हैं। तो पूरी तरह से प्लांट को नुकसान पहुंच जाता है और प्लांट खत्म हो जाता है पूरी तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि रूट डेवलपमेंट इनहिबिट एंड गोल फॉर्मेशन, ठीक है। तो रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है पूरी तरह से, रूट जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा, रूट आगे और ज्यादा बढ़ नहीं पाती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें अतिवृद्धि और अतिवर्धन हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर गांठे बन जाएगी, जैसा इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, इस तरह से रूट डैमेज हो जाती है पूरी तरह, ठीक है। रूट का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, साइज है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस ये रूट का, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें क्या आएगा कि यील्ड है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जो प्लांट है। अब उसकी जैसे रूट रूट ही अगर खराब होगी है तो प्लांट तो आपको पता है कि डेवलपमेंट उसका प्लांट का तो हो ही नहीं पाएगा, जिससे यील्ड लॉस हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर क्या होता है, विल्टिंग अपीयरेंस दिखती है। विल्टिंग अपीयरेंस मतलब पौधे के अंदर पानी की कमी आ जाएगी और पौधे की जो पत्तियां होती है वो भूरी, सॉरी, येलो पड़ जाती है पहले, और येलो से वो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर हो जाता है, और धीरे धीरे वो प्लांट जो रहता है वो पूरी तरह से मुरझा जाता है, ठीक है। उसमें येलोविंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर ड्राइंग ऑफ द प्लांट, प्लांट होता है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा,
स्मॉल इलोंगेटेड गाल फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि गांठे गांठे बन जाएगी फिर ये सॉरी रूट के अंदर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, गाल ब्लॉक्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। तो जैसे गांठे बन गई है तो वो क्या करेगी, जितना भी वाटर और न्यूट्रिएंट है तो वो खुद ही ले लेती है प्लांट्स तक, तो प्लांट के अदर पार्ट्स तक तो पहुंचने ही नहीं देगी। तो जिससे क्या है प्लांट के अंदर कि पानी की और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, और प्लांट क्या होगा कि सूख के नीचे गिर जाता है या फिर सूख के खत्म हो जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके कॉमन से सिम्टम्स रहेंगे, बहुत ईजी है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आप बस रूट नोट का मतलब जहाँ भी नोट वर्ड आ जाता है वहां पे सोच लेना कि गांठे बन रही है, और गांठे अगर बन गई उसके रूट पोर्शन के अंदर अगर गांठे बन गई तो क्या होगा कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वाटर है तो वो खुद ही ले लेगी, प्लांट तक तो पहुंचने ही नहीं देगी आगे, ठीक है। तो जिससे प्लांट है उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, यील्ड भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है, प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब इसका देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हो आप, तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, सब ज्यादातर मतलब इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल अच्छा मतलब माना जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का अच्छा इफेक्ट रहता है। इसमें क्या करना चाहिए, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो एक टाइप का ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका भी आप यूज कर सकते हो फील्ड में, 50 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस बायोलॉजिकल कंट्रोल अच्छा शो करता है ये निमेटोड्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल किससे किया जाता है, ये पास्चुरिया पेनिट्रेंस से, ठीक है। एक टाइप का ये भी बैक्टीरिया है जो कि अच्छा इफेक्ट शो करता है निमेटोड्स के ऊपर, या फिर दूसरा आप पेसिलोमाइसिस फंगस भी ले सकते हो। तो ये भी मतलब कि जो निमेटोड होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है, ठीक है। उसके अंदर जो निमेटोड होते हैं उसके ऊपर ये डिजीज कर देगी, जिससे निमेटोड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेसिलोमाइसिस हो गया, पास्चुरिया पेनिट्रेंस हो गया, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, तो इनका आप नाम याद कर लेना। इनसे कई बार क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप इनका नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या यूज कर सकते हो आप, केमिकल कंट्रोल कर सकते हो, किससे, कार्बोफ्यूरॉन आता है केमिकल, तो कार्बोफ्यूरॉन 60 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से, या फिर इसमें निमेटोड से डिजीज हो रही है तो निमेटिसाइड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से रहेंगे, कार्बोफ्यूरॉन या फिर एलडी ग्राम एलडी कार्ब हो गया या फिर फोरेट हो गया, तो 60 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से इसकी डोज आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप मैनेजमेंट कर सकते हो फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हो गई। नेक्स्ट आपकी एक डिजीज आती है इसमें, अब पपाया की आपकी चारों डिजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है आपकी गवावा के अंदर जिंक डेफिशिएंसी। तो सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। गवावा के अंदर आपकी जो सिलेबस है उसमें दो डिजीज दी हुई है, तो कौन कौन सी, एक तो गवावा की विल्ट है जो कि अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, और सेकंड डिजीज कौन सी है, जिंक डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो जिंक डेफिशिएंसी का आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है आपसे, बस एक आधे मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ज्यादातर, तो मतलब इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो जिंक डेफिशिएंसी है तो एक टाइप का ये डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है ये, तो इसको डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें इसको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, बस ये सिंपल सी चीज, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप बस ये ध्यान में रखना कि जिंक डेफिशिएंसी है अगर प्लांट में तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट अब इस डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, तो कोजल ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं होता है, इसका एक टाइप का डिसऑर्डर है। तो जिंक जो न्यूट्रिएंट रहता है उसकी कमी की वजह से डिजीज आती है, ठीक है। जो कि इसके डिजीज के नाम के अंदर ही है, जिंक की डेफिशिएंसी होना, मतलब जिंक जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी कमी आ जाने से ये प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट रिपोर्टेड बाय किसने, वासुदेवा एंड रे, ठीक है। और कहाँ दिया था, पुष्कर में दिया था वासुदेवा एंड रे ने, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसके आते हैं सिम्टम्स कि कौन कौन से सिम्टम्स शो करता है प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, ग्रोथ स्टंटिंग, जो प्लांट है वो बौना रह जाता है, उसकी ग्रोथ है वो तो कम हो जाती है, ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की कमी से ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्लांट के अंदर।
नेक्स्ट क्या होगा, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस अब क्या होता है कि जैसे ये पत्ती है, ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये इसकी वेन्स हैं, ठीक है, मतलब ये इसकी शिराएं हैं, ठीक है, तो इनके बीच में से क्या होता है कि येलोइंग होने लग जाएगी, कि शिरा तो सेम वैसे ग्रीन बनी रहती है, लेकिन अदर जो मतलब कि जो पोर्शन होता है लीफ का, तो वो पीला पड़ने लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, पीलापन आ जाता है पत्ती के ऊपर, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका नेक्स्ट सिम्टम हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नो फ्रूट एंड फ्लोर फॉर्मेशन। जो प्लांट रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा कि फ्रूट और फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द लीव्स एंड डाइबैक। इसमें डाइबैक के भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं कि जो पौधे की जो मतलब कि पत्तियां होती है, ठीक है, वो मुरझा जाती है, ठीक है, और जो लीव्स रहती है उसके वो सॉफ्टनिंग हो जाती है उनकी, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे सॉफ्ट सी हो जाएगी और बाद में क्या होगा कि वो मुरझा जाती है, ठीक है। तो ये इसके कॉमन से सिम्टम है 3-4, ये आप देख लेना, इनको आप वैसे भी लिख सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और किसकी वजह से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी होने की वजह से डिजीज आती है, ठीक है। और किसने दिया था सबसे पहले, वासुदेवा एंड रे ने दिया था, कहाँ दिया था, पुष्कर में दिया था, ये बस चीज आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट। तो इसमें आप मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, तो मैनेजमेंट में क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं और किसके साथ मिला के अप्लाई करते हैं, लाइम के साथ मिला के 0.1% के लाइम के घोल के साथ मिला के, और आप जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हो फूल के अंदर, जिससे कंट्रोल हो जाता है डिजीज का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, 3 स्प्रे विद द इंटरवल ऑफ 3 days, मतलब कि 3 दिन के अंतराल के हिसाब से आप इसमें 3-4 स्प्रे अगर करोगे जिंक सल्फेट की, तो कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब कि डिजीज होने के बाद कितना अपने को देना पड़ता है कि लगभग मतलब 110 से 140 ग्राम तक जिंक सल्फेट पर प्लांट के हिसाब से इसमें देना पड़ता है, तब ये डिजीज का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसमें चीजें थी, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये आपकी डिजीज खत्म हो चुकी है। थैंक यू क्लास।